तो आज घटना चक्र के सीरीज में पॉलिटी के सीरीज में आज चैप्टर 3 को हम लोग कवर करेंगे। तो आज चैप्टर 3 का नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो नोट्स पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की प्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो स्वराज पार्टी ने मई 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग करी गई थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। तो विचार सबसे पहले किसने दिया था और कब दिया था? तो एम.एन. रॉय ने वर्ष 1934 में दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। तो क्या है कि मतलब कांग्रेस के स्तर पर भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में करा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम यहाँ पे निर्वाचित संविधान सभा द्वारा करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम मई 1942 में क्रिस्प मिशन द्वारा किया गया। फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना 1940 द्वारा जो था वो भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। देन कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी एंड प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। पहले तो ये है कि कैबिनेट मिशन का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी एंड प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ओके, देन ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत में से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों प्रत्येक में से किया जाना था। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटें में से जो 292 सीट था उसका चुनाव था वो गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन जो था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जो था वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। 86 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को, मुस्लिम को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। जो 296 सीटें थी उसमें से कांग्रेस को 260, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, लेकिन 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हो गए थे। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इनडायरेक्ट जो इलेक्शन था उसका परिणाम था संविधान सभा। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो था वो कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। तो कब पहली बैठक में बुलाने के लिए बोला था, आने के लिए बोला था? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों में से 207 सदस्य में से 9 महिलाएं थी, ठीक है, ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया तथा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करा। तो कब प्रस्तुत करा? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत करा था, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा जो मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। दिन 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः जनवरी 1950
संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव (BN राव) को सांविधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव को सांविधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 20 नवंबर 1949 को भारतीय लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इनके नाम इस प्रकार है। पहली तो है विजय लक्ष्मी पंडित। इसको हम लोग पता है मेंस में कभी कभी पूछ देते हैं, ये महिलाओं का क्या योगदान रहा हर एक टॉपिक में, तो वहाँ पे एक दो नाम याद रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरी जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी सरोजिनी नायडू, चौथी सुचेता कृपलानी, पाँचवीं पूर्णिमा बनर्जी, छठी लीला राय, सातवीं जी दुर्गाबाई, आठवीं हंसा मेहता, 9वीं कमला चौधरी, 10वीं रेणुका रे, 11वीं मालती चौधरी, 12वीं दक्षयानी, 13वीं बेगम एजाज रसूल, देन एनी मस्करनी तथा 15th अम्मू स्वामीनाथन। ये सब महिलाएं थी। पूरा याद रखना इज इम्पॉसिबल, दो वी कैन रिमेंबर एक दो का। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो था वो भारत था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। तो अंतिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। कब किया गया? 2 दिसंबर 1946 को। और उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, बल्कि उनको बोला गया था कि अगर इफ़ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन, बट वो उन लोगों ने मना कर दिया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। अब नोट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत करा था? तो पहला करा था स्वराज पार्टी ने 1934 में। देखो, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित करा। तो कब करा? मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित करा, जिसमें कहा गया कि व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान सभा का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत करा था? तो वो थे एम एन रॉय। तो वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिस्प मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था, सर्वप्रथम क्रिस्प मिशन ने 1942 द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्प मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन बोलता है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ओके, दूसरा क्या बोलता है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये क्रिस्प मिशन में दोनों ही था। तो बोथ वर द करेक्ट आंसर। देखो, मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफर्ड क्रिस्प के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिस्प मिशन के प्रस्ताव में शामिल थे, पहला है, युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो क्या हुआ कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। दूसरा है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। ये भी है। तीसरा है कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन का दर्जा भारत को दिया जाएगा। फोर्थ है, यदि कोई प्रांत या नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये बी हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन जो था वर्ष 1946 में बात आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत करा, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं थे, तो लॉरेंस तो थे, AB अलेक्जेंडर भी थे, स्टैफर्ड क्रिस्प भी थे। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिस्प जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, देन पैट्रिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, देन AB अलेक्जेंडर जो नौसेना में मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था।
तो पहला ऑप्शन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, दूसरा है कृषि कृषि योजना 1942 के अंतर्गत, तीसरा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के रूप में उपसभापति थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1940 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी। कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1940 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा करी गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1940 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जगजीवन राम, ये सब तो थे, पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1940 की घोषणा के तहत निर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1940 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? घोषणा के बारे में पूछा गया है, तो 24 अगस्त 1946 को होगा, और गठन के बारे में पूछा जाएगा तो वो 2 सितंबर 1946 हो जाएगा। नंबर 11 पहला है, वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। उसका कारण है कि वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन सही है बट कारण गलत है। तो देखते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहा था वेबल। तो वेबल बोला कि वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान जो थे सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो ये तो करेक्ट है, बट इससे क्या होता है कि भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये बहुत सैलो थिंग है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर समान संख्या भी होती फिर भी बंटवारा का कोई और ही रीजन था। देखो, अक्टूबर 1947 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्की बाल्ड वेबल जो था वो वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात करा तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। ओके, देन वेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सामरिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो मतलब पहला तो सही है, कथन तो सही है, बट कारण उसका गलत है, कारण का एक्सप्लेनेशन सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? पहला कथन बोलता है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा कथन बोलता है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा कथन है कि यह बहुदलीय निकाय थी। चौथा है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो जो यहाँ पे कथन नंबर 3 है वो बहुदलीय निकाय थी। और कथन नंबर 4 उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो 3 और 4 सही होगा। बाकी जो वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, एक मिनट, यस, वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और वो इनडायरेक्ट चुनाव का और निर्वाचन का परिणाम थी, न कि डायरेक्ट। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों को विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन बोलता है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो ये तो सही है क्योंकि वो सच में नहीं था। देन दूसरा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। नो, ये डायरेक्ट निर्वाचन नहीं बल्कि इनडायरेक्ट निर्वाचन का परिणाम था। तो ये तो गलत हो जाएगा। देन यह बहुदलीय संरचना नहीं थी भाई, ये थी बहुदलीय संरचना, तो ये भी गलत हो जाएगा। देन यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये भी सही होगा। तो आई थिंक ए एंड डी सही होना चाहिए, विच इज़ ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो सारे कथन पढ़ते हैं पहले। पहला कथन बोलता है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया था।
उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें बोला गया कि बहुत सारी समितियाँ थी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो प्रारूप समिति था। क्या ये ऑप्शन गलत है? तो देख पहले सारा ऑप्शन तो पढ़ लें। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी से पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। देन है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पे नहीं था भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, बाकी सब सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप समिति थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पर्शियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। देन इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी वो 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। एंड वो बेसिकली कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो था वो सीमित था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। जो और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 15 देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को डैश द्वारा नामित किया गया। देखो, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। जो प्रारूप तैयार करे थे तो उनको किनके द्वारा नामित किया गया था, बेसिकली ये क्वेश्चन है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। पहला क्वेश्चन बोलता है कि पहला ऑप्शन बोलता है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। चौथा ऑप्शन बोलता है कि सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। ऑप्शन सी सही होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 17, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधी जनता द्वारा हुआ था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या फिर भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा ये हुआ था। नंबर 18, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया था। नंबर 19, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करी थी और वो अस्थायी अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन की अध्यक्षता करी थी, वो अस्थायी अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिसंबर 1946 में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संविधान निर्वाचित सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर 23, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथनी, ये हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथनी थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो वो फ्रैंक एंथनी थे। देखो, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। तो अस्थायी उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो एच.सी. मुखर्जी होगा। अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। और अस्थायी उपाध्यक्ष के बारे में उपसभापति के बारे में पूछा जाए, प्रथम उपसभापति के बारे में, तो वो फ्रैंक एंथनी होंगे। और उनको जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत करा गया था। 25, भारतीय संविधान सभा की स्थापना करी गई थी 9 दिसंबर 1940 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1940 को उसकी प्रथम बैठक आरंभ होने के साथ की गई थी। नंबर 26, सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1940 को इसकी पहली बैठक हुई थी। नंबर 27, सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ था। 28, की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? जो प्रथम अधिवेशन था वो कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1940 को शुरू हुआ था। 29, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो भी 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। नंबर 30, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में रखा गया था? ये क्वेश्चन, ये एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 5वीं बैठक में रखा गया था। देखो, 13 दिसंबर 1940 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए।
और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। नंबर 31, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये जनवरी 22, 1947 को करा गया था। देखो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जो संविधान के सम्मुख जो था वो का प्रियम्बल जो था उसका प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 33, सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन पहले पढ़ लेते हैं फिर सही ढूंढेंगे। पहला कथन बोलता है कि पंडित नेहरू के जो थे के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ओके। दूसरा है कि उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। ओके। नेक्स्ट है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ओके। नेक्स्ट है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। भाई ऐसा थोड़ी होता है, प्रत्यक्ष कहाँ से होगा? तो 4 तो नहीं होगा। आंसर शुड बी 1 2 3। भारतीय संविधान के तहत राज्य के जो मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल जो अधिवेशन हुआ था वो 12 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन जो अवधि थी 165 दिन का, उसमें से 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1939 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताएं। जो अंतिम बैठक हुई थी वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 38, यहाँ पे जो बेसिकली मिक्स करने वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखो उपाध्यक्ष जो हमारे पहले थे वो HC मुखर्जी थे। देन प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो मुंशी जी थे, KM मुंशी। देन राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य जो थे वो श्री कृष्णामाचारी एंड संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो हैं जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे दिया भी हुआ है। संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो है HC मुखर्जी। देन दूसरे प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी जो सदस्य थे वो है KM मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व जिसने करा था वो है VT कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, तो जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। सी मुखर्जी तो संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अगर अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो फ्रैंक एंथोनी का नाम आएगा। अगर अस्थायी उपाध्यक्ष की बात की जाए तो तब HC मुखर्जी का नाम आएगा। नंबर 39, संविधान के निर्माण के समय संबंधित सलाहकार कौन थे? तो वो BN राव थे। संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बेनेगल नरसिंह राव। नंबर 40 बोलता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, किसने करा था? तो बेनेगल नरसिंह राव ने करा था, BN राव ने करा था। सभा के सांविधिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। जो BN राव ने प्रस्तुत किया था उसमें 243 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो ऑप्शंस में ये है ही नहीं, तो ऑप्शन कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा बहुत। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद अस्थायी और संकटकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के जो शेष उपबंध थे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए थे। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं सब। पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो वो 26 जनवरी 1949 था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो वो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारत का संविधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को 26 जनवरी। पहला ऑप्शन है कि कांग्रेस ने इस डेट को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यस, ये ऑप्शन तो सही है और यहाँ पे आंसर भी वही होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था
उसमें दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत जो था वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक 26 जनवरी क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान सभा। देखो, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजन भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, जो 1946 में हुआ था। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूर्णा संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो यहाँ पे 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में वो मर गए थे। तो देखो, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 19। क्वेश्चन नंबर 54, भारत सरकार अधिनियम। एक मिनट, या भारत सरकार अधिनियम। तो देखो, नवंबर से दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया महासंघ के नाम से गठन का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 55 बोल, दोनों तो सही है बट आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58 तो ये डॉक्टर प्रसाद ने बोला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा बोला था, इनका ही वक्तव्य है ये। तो देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा ये। यह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आइवर जेनिंग्स का मानना है, उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास करा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ये घटना चक्र का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान को क्रमांक है उसके अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंटली अभी 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार। देखो, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जाती है, आता है भाग 1 में। फिर भाग 2 में नागरिकता आती है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। 4 का क के मतलब भाग 4 क, उसके बाद 4th ए में मौलिक कर्तव्य आता है। नेक्स्ट है भाग 5 में संघ क्षेत्र आता है। भाग 6 में ये राज्य आता है। भाग 7 जो है निरक्षित है ये। भाग 8 जो है उसमें संघ राज्य क्षेत्र आता है। 9 में पंचायतें आती हैं। 9 क में नगर पालिकाएँ आती हैं। भाग के 9 ख में सहकारी समितियाँ आती हैं। भाग 10 में अनुसूचित जनजातियाँ क्षेत्र आती है। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध को दर्शाया जाता है, दिया गया है, मतलब उसके बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 12 में विविध संपत्ति संविदा और वाद आते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं होता है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती हैं। भाग 14 क में अधिकरण आता है। भाग 15 में निर्वाचन आता है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के संदर्भ में। भाग 17 में राज्यसभा आता है। ये सब, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसको आपको सिंपल से रटना ही पड़ेगा। भाग 18 में आपात उपबंध आता है। भाग 19 में परिकर्णन आता है। भाग 20 में संविधान का संशोधन आता है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आते हैं। भाग 22 में नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निदर्शन है। संक्षिप्त नाम है प्रारंभ हिंदी में प्राय सब निदर्शन है। ठीक है, अब प्रश्न को देखते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसको 22 भागों में 22 भागों में विभाजित किया गया। तो देखो, भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया जाता है। गणना की दृष्टि में इसमें वर्तमान में कुल 25 है, वो कुल 25 भाग है, लेकिन इसको 22 भागों में विभाजित करा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, पहले 1 आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भाग 1 में है। फिर नागरिकता भाग 2 में है। फिर आ जाएगा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 में है। फिर आ जाएगा ये मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 में है। देखो, संविधान का भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र को बताता है। संविधान का भाग 4 ए जो है वो मौलिक कर्तव्य को बताता है।
फिर संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता को बताता है। उसके बाद वहाँ पे नागरिकता के बारे में है। फिर संविधान का भाग 4, फिर संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता तो भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भी संविधान का भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है वो 4A में है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 4A में है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। राज्य जो है वो संविधान के भाग 6 में है। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना करी गई है? पंचायतें बनाने की 3 सोपानों में। भाग 9 में, सॉरी यस 9 में। तो देखो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल को से अंतः स्थिति संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना करी गई है। इस भाग के अनुच्छेद 43 243 क के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसी अनुच्छेद खंड के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग या अध्याय जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो भाग 11 और अध्याय 1 जो है वो संघ और राज्यों के विधायी संबंध के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 बिल्कुल अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 जो है वो अनुच्छेद 255 से 63 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो उपाधियों का अंत जो है वो मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। से 14 वर्ष के बालक प्रतिपालने के लिए ये शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य में आता है। फिर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र में उल्लेख है इसका आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, ये तो सही है। लेकिन संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, सही सुमेलित है। ये पूछ रहा है कि सही सुमेलित है, तो देखो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार ये तो गलत है। फिर संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं दूसरा भाग है, तो ये भी गलत है। संविधान का चौथा जो भाग है 4A वो मौलिक कर्तव्य है, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, जबकि तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से और चौथा जो 4K है वो मौलिक कर्तव्यों से तथा पांचवा भाग संघ से संबंधित है। 8 नागरिकता जो है वो भाग 2 से संबंधित है। नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 से संबंधित है। नगर पालिकाएं 9A से संबंधित है और निर्वाचन जो है वो भाग 15 से संबंधित है। संविधान का भाग जो 7 है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का भाग जो 9 है वो पंचायत से संबंधित है। फिर भारतीय संविधान का जो भाग 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर भारतीय संविधान का जो भाग 4 क है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 9 क है 9A वो नगरपालिका से संबंधित है। नंबर 10, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? गलत ढूंढना है ना, तो अधिकरण ये 10 जो है भाग 10 में नहीं है, ये गलत है। बाकी सब सही है। जैसे पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ भाग 9 क में है, फिर सहकारी समितियाँ भाग 9 ख में है। देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 क जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग क में अधिकरणों की व्याख्या करी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 9 में। जो पंचायत के बारे में है वो भाग 9 में है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? भाग 9 जो है वो उसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान करेगा। देखो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, भारत के संविधान का भाग 3 में है मौलिक अधिकार। देन मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के में है। देन संघ जो है वो भाग 5 में है। एंड देन आपात जो उपबंध है वो आपात उपबंध जो है वो भाग 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूल कर्तव्य वो भाग 4 क में है। राज्य जो है वो भाग 6 में है। भारत के जो महान्यायवादी है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 76। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है वो भाग 14 में है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, ये भी मिक्स मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से ही देख लेते हैं। तो देखो संविधान का जो भाग कितना इसको बोलेंगे यार, भाग 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है। देन भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। संविधान का भाग जो 17 है वो राजभाषा से संबंधित है।
एंड संविधान का जो भाग 18 है वो आपात उपबंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो ये कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। तो ये चैप्टर जो था बेसिकली भाग पे आधारित था, मतलब जितने को किस पार्ट में किस चीज़ को रखा गया है, किस पार्ट में किस चीज़ को रखा गया है, इसके बारे में था। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। तो लेट्स अब यहाँ देखेंगे ये चैप्टर 5 है। हाँ, ये चैप्टर 5 है। यस, दिस इज चैप्टर 5। तो अब इसका नाम है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो इसको देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। ओके, प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो इस प्रकार है। तो देखते हैं, समिति का नाम दिया गया है, फिर यहाँ पे अध्यक्ष का भी नाम दिया गया है। तो देखो, संघीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। देन दूसरे थे जो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति था, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार जो समिति थी उसके थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन इसके अंदर जो मूल अधिकार के उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो जेवी कृपलानी थे। फिर इसी के अंदर अल्पसंख्यक जो उप समिति थी उसके जो थे वो एच.सी. मुखर्जी से। फिर पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। जो नेक्स्ट है वो अपवर्जित और आंशिक रूप से जो अपवर्जित क्षेत्र जैसे कि असम के अतिरिक्त सभी संबंधी जो उप समिति थी उसके तो वी ठक्कर थे। नेक्स्ट है संघीय शक्तियों संबंधी समिति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, तो इसके के.एम. मुंशी थे। नेक्स्ट है सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी पट्टाभी सीतारामैया थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शन संबंधी समिति जो थे जेवी मालवा थे। नेक्स्ट है राज्य स्टेट संबंधी समिति, तो उसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित नेहरू थे। नेक्स्ट है वित्त एवं स्टाफ समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है प्रत्यय पत्र क्रेडेंशियल संबंधी समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अब देखो, प्रारूप समिति में अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन.एम. गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सद, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। यथार्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माण परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य जो थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब सारी समितियों का वापस से मैं यहाँ पे पढ़ने नहीं बैठूंगी, बट यहाँ पे आंसर आप टिक करो बस। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांत का कौन था? तो सरदार पटेल। इसमें अगर याद रख कन्फ्यूजन होगा तो देखो, पौ से प्रांत और पौ से पटेल, ऐसे करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, देखते हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं। तो मूल अधिकार से संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष पटेल थे। नेक्स्ट है संचालन जो समिति के अध्यक्ष थे उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। के.एम. मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी व हिंदी के प्रश्नों में मतलब छोड़ो, के.एम. बस इतना डाल लो कि के.एम. मुंशी जो कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष। देखो, सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन. गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, देन मोहम्मद सादुल्लाह, फिर है बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान,
इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव को तथा डी पी खेतान की जो वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो एन गोपाल स्वामी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे, सदस्य कौन कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति के सदस्य में नहीं थे। बाकी जो थे वो है मोहम्मद सादुल्लाह अय्यर और के एम मुंशी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नंबर 11 कहता है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला है कि 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष जो 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर केलकर, हरिकदरकर, पटाभी सीतारामैया, ये सब। फिर है एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, वी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सब। यहाँ संविधान निर्मात्री जो परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका आंसर आचार्य जे बी कृपलानी होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है संविधान के स्रोत। तो नोट्स पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी जो संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पूर्णावलोकन का, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। यानी आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से सख्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, विदिन अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में ही निहित होना आदि ग्रहण करी गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था के संविधान से ग्रहण करी गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? तो उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएस के संविधान से। और भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया लेकिन विचार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों का सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है किस देश से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय के विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्निर्माण कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था किसमें है? तो भारत और यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो देखो, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका की दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था तो कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है,
भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा की पद्धति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका की अधिनियम से। देखो, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो वो ऑस्ट्रेलिया की देन है। देखो, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संस्कृत करी है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था तो वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो नीति निर्देशक है वो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान ने इसे भाग 4 में अनुच्छेद 6 से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्माण में योगदान है? तो वो आयरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण प्रभावित हुए थे। वो है आयरिश गणतंत्र। देखो, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16,